नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। यूपी टेट की न्यूज़ आप सुन चुके हैं, टेट की न्यूज़ आप सुन चुके हैं और डेली न्यूज़ पे न्यूज़ अब आना शुरू हो चुकी हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। 15 तारीख से सुनने में आ रहा है, प्रस्ताव भेजा जा चुका है। दैट मीन्स हो सकता है कि 15 जून से आपका यूपी टेट के लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएं। शुरू ना हो पाएँ तो एटलीस्ट कम से कम जो उम्मीद है वो ये है कि नोटिफिकेशन तो वो दे देंगे। तो भाई पढ़ाई है जो अब आपकी ज़ोरों पे होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपका यूपी टेट आता है उसमें आपकी ईवीएस कवर होती है, उसमें जीएस नहीं आती। तो आप लोगों को एक बात ये ध्यान रखनी है कि यूपी टेट के लिए जीएस नहीं पढ़ना, यूपी टेट के लिए आपको साइंस या जिसको हम कहते हैं जनरल साइंस पढ़ना है, ठीक है। जनरल नॉलेज नहीं आना, ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम का अपना पैटर्न अलग है। सुपर टेट में प्योर जीके आएगी, लेकिन यूपी टेट में आपकी जनरल साइंस आती है, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें या तो जियोग्राफी से होंगी या फिर आपकी साइंस की होंगी। और आपको पता है कि जो 8th या 9th तक की साइंस होती है दैट्स टोटली बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। ये कंसेप्ट आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आप अभी से याद करना शुरू कर देंगे बाबर और पानीपत, तो उसका यूपी टेट से कोई मतलब नहीं है, उसका सुपर टेट से ज़रूर मतलब है, बट यूपी टेट का अलग ही लेवल होता है, ये आपको पता है। तो मैं एनसीईआरटी को बहुत पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि एनसीईआरटी के लिए कोई चैनल नहीं है जो एनसीईआरटी की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके मेरे सामने ले आए, कि पूरे चैप्टर को पढ़ने की जगह मुझे केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर कुछ भी ऐसी जानकारी उस चैप्टर से मिल जाए ताकि मुझे वो चैप्टर ना पढ़ना पड़े। तो उस चीज़ को जो कमी मुझे फ़ील हुई वो कमी आप लोग को फ़ील ना हो, मैं इसलिए ये कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी टॉपिक को ही पकड़ता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट कर ही जाता है कहीं ना कहीं जाकर। और पढ़ना तो हमको वैसे भी सभी चीज़ें होती हैं। क्लास 8th को पहले मैं शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 6th 7th 8th की सबसे बड़ी क्लास मानी जाती है क्लास 8 को। और 8th क्लास की जो साइंस की बुक है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसकी एक डिटेल वीडियो में मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं पूरे चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को पेज वाइज, मतलब पूरी हर पेज में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं अलग से बनाऊंगा। बट ये एक क्विक वीडियो है जो केवल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। वो वीडियो क्यों ज़रूरी होगी? वो वीडियो इसलिए ज़रूरी होगी जब आपको किसी चीज़ का बेस क्लियर होगा तो उड़ने में मज़ा आता है। ये उड़ना है, सीधे क्वेश्चंस पे आना है। बेस भी पता होना चाहिए, अगर आपको बेस पता होगा तो और अच्छा है। टाइम अभी आप लोगों के पास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 10-12 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू बेस रखा है मैंने। टाइम दूंगा, अपने आंसर सोचिएगा, पहले खुद सोचिएगा, देन आंसर्स चेक करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। स्केल यहाँ पे नहीं है। मेरी एडिटिंग टीम क्या कर रहे हो आप लोग? कोई टीम नहीं है वैसे। तो ऑन अ लार्ज स्केल होना चाहिए। आर कॉल्ड एज, मतलब जब एक ही प्रकार के पेड़ पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट वीट, जिसको हम गेहूं कहेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्रॉप, जिसको हम फसल कहते हैं। थर्ड इज़ फॉरेस्ट, जिसको हम जंगल कहते हैं। और फोर्थ है फील्ड, जिसको हम खेत कहते हैं। आपके पास 5 सेकेंड है, इसको सोच लीजिए। तो अगर आपने एनसीईआरटी ये पढ़ी होगी और अगर मैं वीडियो बनाऊंगा उसको आप देख लेंगे तो इसका आप आंसर विद इन सेकेंड्स करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा क्रॉप, दैट इज़ फसल। सेकेंड आंसर इसका बिल्कुल सही है। डेफिनेशन ये बोलती है, व्हेन द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। एक ही प्रकार के जब पेड़ पौधे बड़े ही मात्रा पर, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, पैदावार उनकी की जाती है, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। अगर यहीं ऑप्शन हिंदी में ना होता तो क्रॉप 90% नहीं 50% बच्चे गलत कर देते, लेकिन हिंदी बगल में दी हुई है तो आपको उससे आसानी होती है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए दोनों लैंग्वेज को देखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी थिंकिंग होती है कि मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ तो मैं इंग्लिश मीडियम क्या देख के करूँगा, या फिर मैं इंग्लिश मीडियम वाला हूँ तो हिंदी मीडियम देख के क्या करूँगा। वहाँ बड़ी समस्या हो जाती है। दोनों को देखेंगे तो आपको आंसर लगाने में आसानी होती है। द फर्स्ट आंसर इज़ फसल, दैट इज़ क्रॉप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू वी नीड टू
ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं या फिर हमें खाने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका ऑप्शन है पहला पावर के लिए जिसको हम शक्ति कहते हैं, एनर्जी जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, भूख मिटाने के लिए टू किल हंगर, या फिर टेस्ट, हमें लगता है स्वाद आता है इसलिए हम खाना खाते हैं। यू हैव 5 सेकेंड्स। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। फंसे कहाँ पे होंगे? दोनों पहले ऑप्शन में, पावर एंड एनर्जी। प्रॉब्लम ये है कि हम पावर और एनर्जी, शक्ति या ऊर्जा को हम कॉमन मानते हैं, एक मानते हैं, दोनों का बेस। अरे शक्ति नहीं तुम्हारे अंदर, पावर नहीं क्या तुम्हारे अंदर, या फिर यार क्या दम नहीं है तुम्हारे अंदर, एनर्जी नहीं तुम्हारे अंदर, हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करते। लेकिन जो साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी होगी उन्हें पता है कि पावर और एनर्जी में डिफरेंस है। तो हम खाना शक्ति के लिए नहीं खाते, ऊर्जा के लिए खाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग है आपके लिए। अगर ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा वी ईट फूड या वी टेक फूड टू गेट द एनर्जी, सेकेंड आंसर इसका भी सही है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉपिंग सीजन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि क्रॉपिंग सीजन से हमेशा पेपर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। खरीफ, रबी, वीड जिसको हम खरपतवार कहते हैं, और जायद। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। खरीफ रबी तो सबने सुना होगा, एक जायद आपके लिए नहीं है। ध्यान रखिएगा, वीड या खरपतवार इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका कोई भी फसल का मौसम नहीं है, कोई क्रॉपिंग सीजन नहीं है। एक्चुअल में वीड या खरपतवार उन पौधों को कहते हैं जो आपकी मेन क्रॉप के साथ उग आते हैं, या फिर जिसे मैं शॉर्ट में कह दूँ घास फूस, उसको हम वीड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा क्या? खरपतवार या वीड। और खरीफ, रबी और जायद ये तीनों फसलें हैं। खरीफ जो होती है, अभी क्वेश्चन मैं आपको आगे बता दूंगा तो फंस जाएगा। तो खरीफ, रबी और जायद ये तीनों क्या हैं? आपकी क्रॉपिंग सीजन या फिर मौसम, फसल के मौसम हैं। आगे देख लेते हैं। क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन और कॉल्ड एज। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं, जायद फसल कहते हैं, या फिर रेनी बारिश की फसलें, या फिर रेनी क्रॉप कहते हैं। आई होप आंसर आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो यहाँ फंसेंगे आप कहाँ पे? रबी खरीफ में जाकर। जायद भी अगर जिसको नहीं पता तो वो भी फंस जाएगा। तो इसका आंसर होगा खरीफ फसल। जो खरीफ क्रॉप होती है वो आपकी कब उगाई जाती है? रेनी सीज़न में उगाई जाती है। मतलब इन फसलों को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो वो फसलें जो रेनी सीज़न में उगाई जाएंगी उनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। आगे देख लेते हैं। क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड एज। ऐसी क्रॉप जो कि ठंड में आपको पैदा की जाती हैं, ठंड में बोई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शीत ऋतु में जो बोई जाने वाली फसलें हैं। फिर से वही ऑप्शन है, रबी, खरीफ, जायद या फिर ठंड की फसल। आई होप इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। फंसे होंगे कहाँ पर? फिर से आके जायद में और रबी में, क्योंकि खरीफ तो क्लियर हो चुकी, बारिश वाली है। तो इसका आंसर है रबी फसलें। तो रबी फसलें होती हैं भाई, वो आपकी कब उगाई जाती हैं? ठंड के मौसम में उन्हें पैदा किया जाता है, जैसे आपका गेहूँ। आगे आपको देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ द सॉइल एंड फार्मर। मिट्टी या फिर किसान का मित्र, दोस्त किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा है बैल, तीसरा है केचुआ, या चौथा है गाय। अब ये ऑप्शन आपको फंसा सकते हैं, नहीं तो आंसर बहुत इसका आसान है, क्योंकि भैया ये सभी चीज़ें फार्मर्स अपने पास सकते हैं। तो कन्फ्यूजन हो सकता है, और इसी कन्फ्यूजन में यूपी टेट या फिर किसी भी पेपर का आपका जो प्रेशर होता है वो आपको आंसर गलत करवाता है, वरना आंसर सभी को पता होगा। इसका आंसर है अर्थवॉर्म या फिर केचुआ। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी जो जानवर हैं वो डायरेक्टली सॉइल पर इफ़ेक्ट नहीं करते। जो अर्थवॉर्म होता है वो क्या करता है कि वो मिट्टी के अंदर रहता है, पहली चीज़ तो वो क्या करता है कि जब वो अंदर बाहर मिट्टी के होता है तो वो होल्स बनाता है, मिट्टी में छेद कर देता है। भाई जब निकलेगा तो छेद करते हुए निकलेगा वो। उन छेद से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो मिट्टी में डायरेक्टली ईजिली पहुंचती है, क्योंकि आपको पता है जो रूट्स हैं वो भी ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करती हैं। तो जो वो एयर का एक्सचेंज होना है वो बहुत आसानी से हो जाता है अर्थवॉर्म के छेद बनाने से।
दूसरा आपको पता है कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो मिट्टी खाते हैं, और जो मिट्टी वो खाने के बाद एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। इसलिए जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो मिट्टी और फार्मर, किसान के दोस्त कहे जाते हैं। ये इसका रीज़न है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ एडिटिंग टीम, क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई एडिटिंग टीम नहीं, मेरी गलती है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। अगर इंग्लिश के ऑप्शंस देख लें तो फंसेंगे, लेकिन हिंदी के ऑप्शंस देखेंगे तो फटाक से आंसर मिल जाएगा। पहला है टिलिंग या प्लोइंग, जिसको हम जुताई कहते हैं। हार्वेस्टिंग, जिसको हम कटाई कहते हैं। होल डिगिंग मतलब गड्ढा खोदना। एंड वीडिंग मतलब निराई। बहुत से लोग शायद जुताई और निराई में भी कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, और इंग्लिश के ऑप्शंस देख लेंगे तो फिर तो बवाल ही हो जाएगा। होप आपको आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर है टिलिंग एंड प्लोइंग, या फिर जुताई। जो हल होता है उसको हम इंग्लिश में प्लो कहते हैं। उसकी मदद से हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी में जुताई करते हैं। जुताई क्यों की जाती है? ताकि जो मिट्टी है वो ऊपर नीचे खड़बड़ हो सके, ढीली हो सके। आपको पता है कि जो टॉप सॉइल होती है वो ही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। अगर आपने सॉइल का टेक्सचर पूरा पढ़ा हो, ये भी क्लास 8 में है, वो भी आएगा चैप्टर, तो मैं बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में। जो टॉप सॉइल होती है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, वो सबसे ज़्यादा आपकी फर्टाइल होती है। तो लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि जो सबसे ऊपरी परत का मतलब ये नहीं कि जो ये परत होती है, नो दिस नॉट, ये परत नहीं। देखिए, ये मिट्टी यहाँ से शुरुआत होती है, ये मिट्टी का बंडल है, ये इसकी परत है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, लास्ट में आता है पार्ट डी, बाद बेड रॉक आता है। मैं अच्छे समझाऊंगा इसको। तो जो ये फर्स्ट ए है, मतलब ये जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ये हिस्सा फर्टाइल नहीं है। तो जब आप हल चलाते हैं तो जो ये मिट्टी है ये ऊपर उठ के आ जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है पेड़ों के लिए, अच्छी होती है, फर्टाइल मिट्टी होती है। दूसरा रीज़न एक और क्या होता है आपको पता है, जो भी हार्ड सरफेस होगा उस पर जो पेड़ की जड़ है वो पेनेट्रेट करके, छेद करके नीचे जाने में उनको कठिनाई होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, ताकि नीचे की मिट्टी नरम है, ऊपर की मिट्टी हार्ड है, तो जो जड़ें हैं वो अपने आप आराम से चली जाएँ। बहुत सारे रीजंस हैं, इसलिए टिलिंग एंड प्लोइंग करना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब जुताई करना बहुत ज़रूरी होता है खेत में फसल लगाने से पहले। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको खेती करनी है तो ये पहला स्टेप है, क्या? टिलिंग एंड प्लोइंग, इसको हम जुताई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन डैमेज सीड पुट्स इन वाटर। भाई ये भी एक बहुत एक्चुअल में ये चैप्टर को मैं डायरेक्टली MCQ कराना मुझे खुद ख़राब लग रहा है, क्योंकि पहले आपको जानकारी अगर होगी तो ही आप ये फटाफट आंसर्स अपने आप टिक कर देंगे, मुझे इतना लंबा ज्ञान नहीं देना पड़ता। क्या क्वेश्चन है कि क्या होता है जब क्षतिग्रस्त बीजों को पानी में डाल दिया जाता है? पहला ऑप्शन है सिंक, दूसरा फ्लोट, तीसरा डांस, फिर चौथा स्टक इन बिटवीन। वो डूब जाएंगे, वो तैरेंगे, वो नाचेंगे, या फिर बीच में अटक के तैरते रहेंगे। आई होप यू हैव द आंसर। अगर बीज है जो कि क्षतिग्रस्त है, डैमेज है, तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये सोचनी है कि जो डैमेज सीड्स होंगे वो कैसे होंगे? खोखले हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। और हल्की चीज़ पानी में क्या करती है? तैरती है, फ्लोट करती है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स करने का, क्योंकि जब आप दुकान से सीड्स लेके आते हैं तो बंडल में आता है, आप एक एक नहीं बीन सकते। तो आप क्या करेंगे, उन सभी को पानी में डाल देंगे। जो तैर रहे होंगे, मतलब वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं होती, उनको आप बाहर कर देंगे, और जो डूब जाते हैं उन्हीं को आप केवल अपने खेत में लगाने के काम में लाते हैं। ये सभी इस चैप्टर में बताया गया है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा तैरेंगे। जो खराब सीड्स हैं वो सब तैरेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र, उर्वरक, ये उर्वरक और फर्टिलाइज़र या मैन्योर जो होते हैं, ये दो चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, तो कौन सा नहीं है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, या फिर काऊ डंग। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, या फिर गोबर, गाय का गोबर। आई होप यू हैव द आंसर्स नाउ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा काऊ डंग। देखिए, ये भी दो चीज़ें होती हैं,
पहली बात तो आती है कि हम फर्टिलाइज़र्स को और मैन्योर का यूज़ क्यों करते हैं। तो मिट्टी की उर्वरकता मतलब उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं। ये दो अलग चीज़ें हैं। मैन्योर वो चीज़ें हैं जो कि प्राकृतिक चीज़ों से बनते हैं, फर्टिलाइज़र वो चीज़ें हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स द्वारा बनाए जाते हैं। दोनों का काम सेम कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। लेकिन जो मैन्योर है वो कहाँ से आ रहा है, वो आपकी सब्जियों से आ रहा है, उनके छिलकों से आ रहा है, आपके गाय के गोबर, भैंस के गोबर, बकरी के गोबर, इनसे आ रहा है। और जो आपके फर्टिलाइज़र्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये फैक्ट्री में कुछ ना कुछ केमिकल्स मिला के दवाई बनाई जाती हैं, उनको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो यूरिया फर्टिलाइज़र है, अमोनियम सल्फेट आपका फर्टिलाइज़र है, सुपर फॉस्फेट आपका फर्टिलाइज़र है। बट यहाँ जो ये ऑप्शन दिया हुआ है काऊ डंग या फिर गाय का गोबर, ये आपका मैन्योर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि काऊ डंग फर्टिलाइज़र नहीं। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये डीप क्वेश्चन है। जब तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे आप इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं। पहला मोट, दूसरा चेन पंप, थर्ड ढेकली या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम। हिंदी में देख लेते हैं, मोट, चेन पंप, ढेकली या फिर फव्वारा प्रणाली। आई होप आंसर बहुतों को नहीं मिला होगा, बहुतों को मिल भी गया होगा शायद। इसका क्लियर आंसर एक है, वो है फव्वारा प्रणाली, स्प्रिंकलर सिस्टम। मोट, चेन पंप। चेन पंप भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि चेन और पंप आजकल कॉमन वर्ड सुनने में मिलते हैं हम लोगों को, तो यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि चेन पंप या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम। तो इसका आंसर होगा स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर फव्वारा प्रणाली। बाकी तीनों ऑप्शन पुराने पानी लगाने के, सिंचाई करने के तरीके हुआ करते थे। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो जो डिटेल वीडियो में इस चैप्टर की बनाऊंगा उसको आप अगर सुनेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जीके, जीएस या फिर साइंस, हिंदी, इन सब के वीडियोस में एक प्रॉफिट आपके पास ये होता है कि आप इसको खाते, सोते, लेटते, रेस्ट करते बड़े आराम से कान में लगा के सुन सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको सॉल्व करना होता है। तो इस वीडियो को लगा लीजिए कान में। मेरी फ़ोटो मत देखिए, मैं कोई बहुत अच्छा नहीं हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन आपके लिए ये है कि कान में लगा के सुनते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद होती रहेंगी, मेमोराइज़ करते रहेंगे, माफ़ करिएगा। तो आपको याद के साथ साथ टाइम भी बचेगा, फ्री टाइम में यूज़ भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो इसका आंसर है स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारा प्रणाली। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप आंसर नहीं दे सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड्स। खरपतवार नाशी का उदाहरण इनमें से कौन सा है। 2,3-D, 2,4-D, 4,2-D या फिर 4,4-D। अब इसमें तो भैया जय बजरंगबली तुक्का मारा, या फिर आप जो भगवान का नाम लेते हो, इसमें भगवान का मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे ही कि जय अंधी माता, चलिए जय अंधी माता और मार दिए तुक्का, ये नहीं करिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2,4-D। ये इसका आंसर है। ये एक प्रकार का खरपतवार नाशी या फिर एक वीडीसाइड है। वीड मैंने बताया था, वो पेड़ पौधे जो मेन फसल के साथ फर्जी में उगाते हैं, उनको मारने की जो दवा छिड़की जाती है खेतों में, उसको हम वीडीसाइड्स या फिर खरपतवार नाशी कहते हैं। तो ये कौन सी है दवा इसका, 2,4-D। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत प्री क्वेश्चन है। फेस्टिवल्स रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। फसलों की कटाई से संबंधित त्यौहार इनमें से कौन सा है। इसमें आप एक से ज़्यादा आंसर्स चुन सकते हैं, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा आंसर्स ही हैं। पहला ऑप्शन है पोंगल, दूसरा है बिहू, तीसरा है होली या चौथा है दिवाली। अब जब आंसर इसका देने के आएगा तो पोंगल बिहू सबने पता ही है, पोंगल बिहू, भले ये नहीं पता कि ये किस राज्य से है या इसकी क्या रीजंस है, बट हाँ हमें पता है कि ये पोंगल और बिहू दो त्यौहार हैं। होली और दिवाली आपको कंफ्यूज करेगा, क्यों? क्योंकि भाई होली लोगों को शायद नहीं पता, बट होली भी एक ऐसा त्यौहार है
जो कब मनाया जाता है? जब आपकी फसल कट चुकी होती हैं। ये आप लोगों को शायद नहीं पता है, पता होना चाहिए। हमारा त्यौहार है, हम इतने सालों से मनाते चले आ रहे हैं। तो जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है क्या? दिवाली नहीं होगा। बाकी पोंगल, बिहू और होली तीनों फसल कटने के बाद मनाने वाले त्यौहार हैं। अब एक सवाल उठता है कि जो ये पोंगल और बिहू कहाँ के हैं? तो अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। कमेंट जब आप करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मीन्स आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन पोंगल और बिहू कोई बता दे तो अच्छा है। बिहू शायद आप सभी को पता हो कि असम में बनाया जाता है, और जो पोंगल है वो मेनली तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है भाई? नहीं, अगला क्वेश्चन अभी है। ये क्वेश्चन अधूरा है। ये क्वेश्चन क्यों अधूरा है? क्योंकि ये आपके लिए एक होमवर्क है। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड एज। भूसी से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शंस इसके मेरी टीम ने क्यों नहीं डाले? तुम लोग को सैलरी नहीं मिलती क्या? तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो क्यों डाले मुझे भी नहीं पता, अब क्यों नहीं मैंने डाले। बट इसके ऑप्शंस आप ले सकते हैं विनोइंग, आप ले सकते हैं इरिगेशन, आप ले सकते हैं थ्रेशिंग, आप ले सकते हैं वीडिंग। कोई भी 4 ऑप्शंस बना सकते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। शायद ये एडिटिंग के चक्कर में नहीं रह गया, या फिर कैसा भी हो के ये रह गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज़ कॉल्ड एज। भूसी से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक हवा के द्वारा होता है और एक मशीन के द्वारा होता है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे या फिर जो वीडियो मैं बनाऊंगा अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आई होप जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर आपका ख़त्म हो चुका है 8th क्लास का, क्योंकि इसमें सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होने चाहिए थे या जो MCQ इस चैप्टर से बन सकते थे वो मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, सुनिएगा ज़रूर। सुनेंगे तो आपके ही कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको ही फ़ायदा होगा। पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ जाके लिंक कर जाए, क्योंकि पेपर ना तो मैं बना रहा हूँ ना तो पेपर आपको पता है, सब केवल आकलन लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगा, देखिए मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर सकता। सब यूट्यूब चैनल वाले बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कोचिंग वाले मेहनत करते हैं, लेकिन एक बड़ी ही समस्या है एस्पिरेंट्स के साथ, हम लोगों के साथ जो पढ़ाई करते हैं। मतलब जैसे मैं आप लोगों का एस्पिरेंट ही मानता हूँ आज भी, क्योंकि आप कोचिंग में जाते हैं या आप यूट्यूब चैनल देखते हैं तो जो GS के सेशंस चलते हैं ना भाई, उसमें क्वेश्चंस इतने तूफ़ानी लेके आते हैं कि जिन क्वेश्चंस का कोई अस्तित्व कभी नहीं होने वाला किसी पेपर में। देखिए कंटिन्यूशन में वीडियो बनाने के लिए क्वेश्चंस कहाँ से लाएं, ये भी एक सवाल है। तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे जैसे क्वेश्चंस जिनका अस्तित्व नहीं है कहीं पर भी, पर वो क्वेश्चंस दिखते हैं और हम उसको रटने में अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो मैं एक सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी कोचिंग या किसी से भी सलाह लेते वक्त ये थोड़ा खुद भी सोचिएगा, क्या वाकई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भाई साहब या बहन जी या जो भी करवा रहे हैं। टाइम गलत चीज़ों में वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। लोग ज्ञान बहुत लंबा देते हैं, आइडिया उसको है या तो जो प्रिपरेशन कराता है या तो जो प्रिपरेशन करता है। बाकी जो सब हैं ये सब हवाई है। क्योंकि मेरे टाइम पे सुपर टेट पे भी मैंने बहुत यूट्यूब चैनल्स देखे थे जिसमें आता था कि ये क्वेश्चन तो इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान मान ले कि ये है वो है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन क्वेश्चंस का एक्चुअल में धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं होता। आई मीन टू से वो क्वेश्चंस तो हैं, बट आपके पेपर का लेवल तो देखिए भाई। आपके पेपर में वो चीज़ें नहीं आने वाली जो वो कंटिन्यूशन में बड़े ही इम्पॉर्टेंट करके लगे रहते हैं। तैयारी पेपर के हिसाब से करनी होती है, पेपर का लेवल जान के करनी होती है, और पेपर के पैटर्न को स्टडी करने के बाद की जाती है तैयारी। अंधाधुंध तैयारी मत करिए। सबसे पहला काम, खुद एक पेपर लगाइए यूपी टेट का। आपको खुद से लग जाएगा आइडिया कि आप कहाँ कमज़ोर हैं। जहाँ आप कमज़ोर हैं वहीं पे आपको क्या करना है, हमला करना है। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ लगा लिए हैं। इसकी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा और इसी तरीके से एक एक करके सभी चैप्टर के MCQs आपके सामने लेके आऊँगा। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। कोविड
बहुत फैला हुआ है। मास्क लगा के रखिए, वैक्सीन लगवा लीजिए जैसे ही आपको स्लॉट मिल जाता है, और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आई थिंक एक बहुत बड़ा मौका आपके आँखों के सामने है। इस नोट पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।